दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर। लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, ज़रा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा। सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर माँ के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली। हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ। नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है। तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? माँ, मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा।
समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गया था तू? बेटा तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहां। मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहां का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार। और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुंह गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है। इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा, तू परेशान मत हो। ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई, अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता, उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा, हम समझ रहे तेरी मजबूरी। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल, रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा, हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ, तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहां गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं।
राधा बेटी जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे। भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सत्या जी सुनील की माँ से बोलते हैं। बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे, और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा, वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। सीतापुर नामक एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रमेश, मंझले का नाम सुरेश और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रही हैं। हाँ देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूं, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं।
तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सुरेश का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए संतरे के पेड़ का। चलो, अब संतरे के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई संतरे के पेड़ के पास आते हैं। संतरे के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में संतरे लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है संतरे का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 सुरेश का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर आते हैं। सुरेश, भोला, अब मैं घर का बंटवारा भी कर देता हूं। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा सुरेश का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। दूर खड़ी बूढ़ी माँ ये सब देख रही थी। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सुरेश, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई रमेश घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई सुरेश का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं और भोला के हाथों में पुराने जमाने के सिक्के रख देते हैं। भोला ये सब नाइंसाफी देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए, फिर भी अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भोला अपने हिस्से सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा में छत दिया गया है। अब तुम उस खप्पर छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। बेटा, तुम दोनों ने भोला के साथ ये अच्छा नहीं किया। मुझे पता है कि बचपन से ही तुम दोनों भोला को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारा सगा जो नहीं। अम्मा, जब आप जानती हो कि वो हमारा सगा नहीं, तो भला पिताजी की दौलत में उसका हक कैसा? हाँ माँ, और इसीलिए तो हमने पिताजी के जीते जी बंटवारा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि पिताजी इन सारी दौलत में भोला का भी हिस्सा लगाने बोलेंगे। भैया, सिर्फ हिस्सा नहीं, पिताजी तो सारा धन ही भोला के नाम कर देते। उनका प्रिय बेटा जो था। यानी कि तुम दोनों अपने पिता के सामने सिर्फ दिखावे के लिए भोला को अपने सगे भाई की तरह रखते थे। आप पिताजी किसी भी ऐरे गहरे को हमारा भाई बना के घर ले आए थे, तो क्या हम उसे भी अपना हिस्सा दे दें? एक बात जान लो,
तुम दोनों ने भोला के साथ बहुत गलत किया है और एक दिन तुम्हें इस गलती के लिए बहुत पछतावा होगा। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते क्या हो? जब बंटवारा हो रहा था तब तो तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दी थी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। ममता, वो दोनों मेरी बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। ममता, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो, छोड़ दिया। अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगी, क्या खाओगी, कुछ बताओगे मुझे? मैं क्या करूं? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मांझी ने भी इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं बोला और ना ही हमें रोका। हाँ ममता, मुझे भी माँ का चुप रहना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है माँ की कोई मजबूरी होगी, वरना माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये सारी बात छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ। मैं मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया सेठ जी। देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। अगर आप कुछ काम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भोला, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भोला, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 सिक्के की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो ममता, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और ममता अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। दूसरी तरफ दोनों भाइयों के खेतों में भी अच्छी फसल हुई। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। हाँ, बस 2 दिनों में फसल कटवाकर बाजार में बेच देंगे। चलो भैया, घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे ममता, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है ममता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, चलो खा लो। थके हारे भोला और ममता दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं।
अरे ममता, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों ममता, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूं। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारी भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ ममता, मैं भी यही सोचता हूं, पर क्या करें, शायद हमारे किस्मत में यही लिखा है। हाँ, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। भोला और ममता दोनों बातें कर ही रहे थे कि बेटा, बस थोड़े दिन और भगवान पर भरोसा रखो। अब तुम्हारे दुख खत्म ही होने वाले हैं। माँ, आप यहाँ? माँ, जब आपने उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर आज क्या हमदर्दी जताने आई हैं? ममता, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? वो ठीक ही तो बोल रही है बेटा। उसकी जगह कोई भी होगा तो मुझसे नाराज ही होता। तुझे भी तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। मुझे मालूम है माँ, इसमें जरूर आपकी कोई मजबूरी है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? भोला, अब तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। लेकिन करना क्या है माँ? भोला, आज रात को तुम लोग अपने खेत पर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बेटा, ज्यादा सवाल मत कर और रात को खेत पर मिलना। ठीक माँ। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला, उसकी पत्नी ममता और माँ खेत के बीचों बीच खड़े थे। माँ के हाथ में फावड़ा देखकर दोनों हैरान थे। भोला बोला, माँ, आप फावड़ा लेकर क्यों आई हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने खेत के बंटवारे में तुम्हें ये मेड़ दिया है ना, तो तुम इस मेड़ को तोड़ दो। ये सुनकर भोला और ममता चौंक गए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर मैं ये मेड़ तोड़ दूंगा तो खेत में पानी भर जाए। बेटा, तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी मेड़ है, तू बस इसे तोड़ दे ताकि उन दोनों को सबक मिले। हाँ भोला जी, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप इतना क्यों सोच। माँ और पत्नी की बात मानकर भोला खेत की मेड़ तोड़ देता है, जिससे खेत में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, अब तुम लोग घर जाओ और कल रात फिर मुझे संतरे के पेड़ के पास मिलना। भोला जी, माँ ने तो बहुत सही दिमाग लगाया है। मैं खामखा माँ को गलत समझ रही थी। ममता, मैंने तो पहले ही बोला था कि माँ की कोई मजबूरी होगी। हाँ, माँ सही समय का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कल रात माँ क्या करवाने वाली हैं। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सुरेश, किसी ने ये मेड़ तोड़ दिया है, इसीलिए हमारे खेत में पानी भर गया और हमारी सारी फसल खराब हो गई। भैया, जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रमेश और सुरेश दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा संतरा का पेड़ तो है ना। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अभी संतरे पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब संतरे पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे।
बाहर खड़ी माँ ने ये सब सुन लिया। दूसरी रात भोला, ममता और माँ संतरे के पेड़ के पास पहुंचे। आज माँ के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दोनों हैरान थे। माँ, आज आप क्या करने वाली हैं? सुनो जी, क्या यही वो संतरे का पेड़ है? हाँ ममता, यही तो बंटवारे वाला संतरे का पेड़ है। हाँ, एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे ममता, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो तुम्हारा है, इसलिए इस जड़ को रखो या काटो ये तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए ये कुल्हाड़ी लो और पेड़ को जड़ से काट दो। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात मानो और पेड़ काटो। भोला माँ की बात मान संतरे का पेड़ काटने लगता है। थोड़ी ही देर में पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी निकल जाती है और वहां एक संदूक दिखाई देता है। भोला और ममता ये देख हैरान हो जाते हैं और माँ से कुछ बोलते उससे पहले ही रमेश और सुरेश आवाज सुनकर दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। देखो भैया, मैंने बोला था ना कि ये सारा काम भोला का है। अच्छा, तो तू है भोला? तू हमसे बदला ले रहा है। माँ, देख लिया ना इसकी करतूत। आप तो इसे बहुत अच्छा समझती थी ना। आखिर गैर गैरी होते हैं। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं आपका सगा नहीं हूँ? हाँ बेटा, तू इनका सगा नहीं है। और ये सब छोड़ और ये संदूक लेकर घर की ओर चल। बेटा, अभी तुझे घर का छत भी तोड़ना है जो तेरे हिस्से में आई है। सब घर के आंगन में पहुंचते हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारा घर तोड़वाना चाहती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी तरफ हैं या इस गैर की तरफ। बेटा, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चाई की तरफ हूं। भोला, तू संदूक खोल। भोला माँ और भाइयों की बातों से बहुत आहत में था। उसे कोई होश नहीं था। ममता, वो नहीं खोलेगा, तू ही इस संदूक को खोल। ममता की संदूक खोलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और पुराने खजाने के सिक्के भरे पड़े थे। माँ बोली, भोला, ये वही पुराने सिक्कों की पहचान थी जो तुम्हें मिले थे। तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन लालच में अंधे तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए असली दौलत पहले ही छुपा दिया था। ये सब तुम्हारा है। माँ की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। रमेश, सुरेश, भोला और ममता सबकी आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। माँ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं वो सच बताने जा रही हूं जो बरसों से मेरे सीने में दबा था। हाँ, ये सच है कि भोला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस घर और इस संपत्ति पर कोई हक नहीं। असलियत तो ये है कि ये सारी जायदाद, खेत, घर, संतरे का पेड़, सब कुछ भोला के पिता की संपत्ति है। ये सुनकर रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन माँ, हमारे पिता तो कहते थे कि यह सब उनकी मेहनत की कमाई है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, बस पूरा सच तुमसे छुपाया। सालों पहले तुम्हारे पिता की एक परम मित्र थे, गोविंद। भोला उसी गोविंद भाई का बेटा है। गोविंद बहुत बड़ा जमींदार थे, उनके पास अथाह दौलत थी। भोला की माँ भोला को जन्म देते ही मर गई और भोला के पिता ये सदमा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब मरते समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी तुम्हारे पिता के हाथ में भोला को सौंप दिया। गोविंद भाई ने तुम्हारे पिता से कहा था, मित्र, मेरे बाद मेरे बेटे भोला की रक्षा करना और जब समय आए मेरी सारी संपत्ति उसे सौंप देना। तुम्हारे पिता ने ये वचन निभाया। उन्होंने भोला को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्हें पता था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, इसलिए उन्होंने खजाना जमीन के नीचे छुपा दिया और पहचान के लिए भोला को वे पुराने सिक्के दिए।
अब रमेश और सुरेश की आंखों में पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। दोनों भाई भोला के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। भोला, हमें माफ कर दो भाई। हमने तुझे गैर समझा, तेरा हक छीना, तुझे घर से निकाला, जबकि असली हकदार तो तू था। हमने लालच में आकर इंसानियत खो दी, मां की बात नहीं मानी, भाईचारे का रिश्ता तोड़ दिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मां, आप भी हमें माफ कर दो। हमने आपके संस्कारों को शर्मिंदा किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो। मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैंने आपको माफ किया। यह सुनते ही ममता भी मुस्कुरा उठी। अब जब परिवार फिर से एक हो गया है तो पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे। इसके बाद भोला ने सबसे बड़ा दिल दिखाया। ये संपत्ति भले मेरे पिता की हो, लेकिन इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही आप दोनों का भी है। आज से हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे, साथ काम करेंगे और इस परिवार को फिर से खुशियों से भर देंगे। धीरे धीरे उनका परिवार पूरे गांव में प्रेम, एकता और भाईचारे की मिसाल बन गया। लालच रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और प्रेम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं।